एक किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, और ये बताती है कि अमीर बनना, अमीर बने रहना और पैसे को लेकर सुकून से जीना, ये सब गणित से ज्यादा साइकोलॉजी का खेल है। सही बात है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लोग पैसे के साथ वैसा व्यवहार क्यों करते हैं जैसा वो करते हैं, और कैसे एक पढ़ा लिखा जीनियस कंगाल हो सकता है और एक साधारण चौकीदार करोड़पति। बिल्कुल सही कहा। इस किताब का मतलब मेन आइडिया ही यही है कि पैसे के मामले में आप कितने स्मार्ट हैं, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि आपका बिहेवियर कैसा है। और बिहेवियर तो सिखाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल, खासकर बड़ों को। इसकी शुरुआत ही दो बिल्कुल ऑपोजिट कहानियों से होती है। एक तरफ एक टेक एग्जीक्यूटिव था, इतना अमीर, हाँ मैंने पढ़ा ये, कि मजे मजे में अपने दोस्तों के साथ सोने के सिक्के समंदर में फेंकता था। सोचिए जरा। और कुछ ही साल बाद वो बैंकरप्ट हो गया। बिल्कुल खाली। और दूसरी तरफ है रोनाल्ड रीड, एक मामूली से चौकीदार और गैस स्टेशन अटेंडेंट। उन्होंने अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को ब्लू चिप स्टॉक्स में लगाया, यानी उस समय की सबसे बड़ी और भरोसेमंद कंपनियों में। हाँ, और फिर दशकों तक बस इंतजार किया। जब 2014 में उनकी मौत हुई तो उनके पास $8 मिलियन से ज्यादा की दौलत थी। $8 मिलियन? और उसका भी बड़ा हिस्सा उन्होंने दान कर दिया जी। और बस यही दो कहानियां पूरी डिस्कशन का सार है। एक जीनियस जो अपनी भावनाओं पर, अपने ईगो पर कंट्रोल नहीं रख पाता है, वो एक वॉकिंग फाइनेंशियल डिजास्टर बन सकता है। और दूसरी तरफ एक आम इंसान जिसे फाइनेंस की कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली, वो अमीर बन सकता है अगर उसके पास धैर्य और डिसिप्लिन जैसे कुछ बिहेवियरल स्किल्स हो। ये पूरा खेल दिमाग का है। पूरा। तो चलिए पहले और सबसे दिलचस्प आइडिया से शुरू करते हैं कि पैसे को लेकर कोई भी इंसान पागल नहीं होता। हाँ, 0.0000001% ही हमने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। सही बात है। लेकिन हमारे सोचने का, दुनिया को देखने का जो नजरिया है, वो 80% इन्हीं पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बनता है। किताब में लॉटरी टिकट का एक शानदार उदाहरण है। अमेरिका में जो लो इनकम वाले परिवार हैं, वो लॉटरी टिकट पर साल में औसतन $412 खर्च करते हैं। $412? ये हाई इनकम वालों से 4 गुना ज्यादा है। 4 गुना। ये सुनने में तो एकदम उल्टा लगता है। मतलब जो लोग इमरजेंसी के लिए $400 जमा नहीं कर पाते, वो लॉटरी पर इतना पैसा उड़ा रहे हैं। हाँ, कोई भी भारी आदमी देखेगा तो कह रहा, क्या पागलपन है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम उनकी जगह खुद को रखकर सोचें तो शायद ये पागलपन ना लगे। उनके लिए जिनके पास अच्छी छुट्टियां मनाने, नई कार खरीदने या एक सेफ घर में रहने के पैसे नहीं हैं, उनके लिए लॉटरी का टिकट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, वो एक उम्मीद है। बिल्कुल, वो एक उम्मीद खरीद रहे हैं, एक सपना खरीद रहे हैं। वो उस एक दिन सब ठीक हो जाएगा वाली फीलिंग के लिए पे कर रहे हैं। ये फाइनेंशियली शायद रैशनल न हो, लेकिन उनके नजरिए से देखो तो इमोशनली ये बिल्कुल समझ में आता है। अगला विचार ये है कि किस्मत और जोखिम, मतलब लक एंड रिस्क, ये भाई बहन की तरह है। बिल्कुल। दोनों इस हकीकत को दिखाते हैं कि जीवन में हर नतीजा सिर्फ हमारी कोशिशों से तय नहीं होता। बिल गेट्स की कहानी तो जैसे इसी के लिए बनी है। हाँ, ये कहानी कमाल की है। बिल गेट्स दुनिया के उन गिने चुने हाई स्कूल्स में से एक में गए जहां 1968 में एक कंप्यूटर था। 1968 में? हाँ, उस वक्त पूरी दुनिया में हाई स्कूल एज के लगभग 30 करोड़ बच्चे थे। 30 करोड़? उनमें से सिर्फ 300 बच्चे सिएटल के लेक साइड स्कूल में पढ़ते थे। गेट्स उनमें से एक थे। ये 1 in a million वाली किस्मत थी। वो सही समय पर, सही जगह पर थे। ये तो हुई किस्मत की बात, लेकिन इसी सिक्के का एक दूसरा भयानक पहलू भी है, रिस्क। गेट्स का एक बहुत करीबी दोस्त था, केंट इवांस। कहते हैं कि वो गेट्स जितना ही या शायद उनसे भी ज्यादा होशियार और एम्बिशियस था। हाँ, दोनों साथ में माइक्रोसॉफ्ट बनाने का सपना देखते थे। लेकिन केंट की हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने से पहले ही एक पहाड़ चढ़ते हुए दुर्घटना में मौत हो गई। मतलब अमेरिका में हर साल पर्वतारोहण में कुछ दर्जन मौतें होती हैं। हाँ, और हाई स्कूल में पढ़ते हुए एक पहाड़ पर मारे जाने की प्रोबेबिलिटी वो भी 1 in a million है। तो यहाँ देखिए, एक ही जैसी अनदेखी ताकत, 1 in a million चांस, एक को आसमान पर पहुंचा रही है और दूसरे को दुनिया से उठा रही है। ये सोचने वाली बात है। बहुत। जब हम किसी की बड़ी सफलता देखते हैं तो हम उसे स्किल और जीनियस का नाम दे देते हैं, और जब किसी के साथ कोई ट्रेजेडी होती है तो हम उसे बैड लक कहकर भूल जाते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम सक्सेस को 100% मेहनत का फल मान लेते हैं और फेलियर को 100% गलतियों का। सच कहीं बीच में है।
तो अगर किस्मत का इतना बड़ा रोल है तो जो लोग सफल हो जाते हैं उन्हें तो बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि बस बहुत हो गया वाली लाइन कभी आती नहीं। हाँ, और ये हमें अगले पॉइंट पर लाता है, नेवर इनफ, कभी भी पर्याप्त नहीं। बिल्कुल। एक बहुत अच्छी कहानी है। लेखक कर्ट वॉनेगट एक अरबपति की पार्टी में थे। उन्होंने अपने दोस्त लेखक जोसेफ हेलर से कहा, कैच 22 वाले। हाँ, उन्होंने कहा, पता है इस पार्टी के होस्ट ने आज एक दिन में इतना पैसा कमाया है जितना तुम्हारी मशहूर किताब कैच 22 ने आज तक कमा कर नहीं दिया। और इस पर हेलर का जवाब तो कमाल का था। उन्होंने कहा, हाँ लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज है जो उसके पास कभी नहीं होगी, इनफ। इनफ यानी बस, काफी है। ये एक शब्द इनफ बहुत पावरफुल है। रजत गुप्ता और बर्नी मैडॉफ के उदाहरण देखिए। बिल्कुल, दोनों अपने अपने फील्ड के शिखर पर थे। गुप्ता मैकिन्जी के सीईओ थे, अरबों की जायदाद। मैडॉफ का वॉल स्ट्रीट पर एक बहुत ही सक्सेसफुल और लीगल बिजनेस था। उनके पास इतना पैसा था कि कई पुश्तें आराम से गुजार सकती थी। लेकिन उन्हें इनफ का मतलब नहीं पता था। गुप्ता इनसाइडर ट्रेडिंग के चक्कर में जेल गए और मैडॉफ ने इतिहास का सबसे बड़ा पॉन्जी स्कीम चलाया। उन्होंने अपनी इज्जत, आजादी, परिवार सब कुछ दांव पर लगा दिया। किस लिए? और ज्यादा पैसे के लिए जिसकी उन्हें जरूरत भी नहीं थी। ये सोशल कंपैरिजन का एक खतरनाक जाल है। बिल्कुल, जब आप अपने आसपास के लोगों को देखकर अपनी दौलत मापते हैं तो ये गोल पोस्ट हमेशा आगे खिसकता रहता है। आप 1 करोड़ कमाते हैं, फिर आप 10 करोड़ वालों को देखते हैं, फिर 100 करोड़ वालों को। इस रेस का कोई अंत नहीं है। सबसे मुश्किल फाइनेंशियल स्किल यही है कि आप इस गोल पोस्ट को खुद खिसकने से रोकें। असली जीत तब होती है जब आप ये रेस छोड़ देते हैं। सही कहा। ये तो हुई पैसा कमाने की भूख की बात। लेकिन मान लीजिए किसी ने पैसा कमा लिया, उसे बनाए रखना, ये तो बिल्कुल अलग ही कहानी लगती है। बिल्कुल, अमीर बनना और अमीर बने रहना दो अलग अलग स्किल्स हैं। हाँ, अमीर बनने के हजारों तरीके हो सकते हैं, लेकिन अमीर बने रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, थोड़ी सी बचत की आदत और थोड़ी सी घबराहट का मिक्सचर। जेसी लिवरमोर की कहानी। हाँ, एक क्लासिक एग्जाम्पल है। वो अपने समय के महानतम स्टॉक ट्रेडर्स में से एक थे। 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के दौरान जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो रही थी, उन्होंने बाजार के गिरने पर दांव लगाया और आज के हिसाब से $3 बिलियन कमाए। $3 बिलियन? हाँ। वो भी तब जब बाकी सब बर्बाद हो रहे थे। हाँ, वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अपनी जबरदस्त सफलता के बाद वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। वो बड़े और रिस्कियर दांव लगाने लगे। उन्होंने मान लिया कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकते। एग्जैक्टली। और धीरे धीरे उन्होंने अपना सारा पैसा गवा दिया। आखिर में उन्होंने आत्महत्या कर ली। वो पैसा कमाने में जीनियस थे, लेकिन उसे बनाए रखने में उतने ही बुरे। और इसी से जुड़ी वॉरेन बफेट की कहानी भी है। उनके एक तीसरे पार्टनर भी थे, रिक ग्यूरिन, जिनके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। रिक भी बफेट और चार्ली मंगर जितने ही स्मार्ट थे, लेकिन उन्हें अमीर बनने की बहुत जल्दी थी। उतावले थे। हाँ, 1973-74 की मंदी में उन्होंने मार्जिन लोन लेकर बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया था। मार्जिन लोन मतलब ब्रोकर से पैसा उधार लेकर शेयर खरीदना। हाँ, एक दो धारी तलवार। अगर बाजार ऊपर गया तो आप बहुत कमाते हैं, लेकिन अगर नीचे गया तो आप सब कुछ खो देते हैं। और वही हुआ। रिक को अपने सारे शेयर कौड़ियों के दाम बेचने पड़े, जबकि बफेट और मंगर आराम से बैठे रहे, क्योंकि उन्होंने उधार का पैसा नहीं लगाया था। उनका पहला नियम था, खेल में बने रहो। सर्वाइवल इज की। परफेक्टली सर। अमीर बने रहने के लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत को काम करने देना होता है, और कंपाउंडिंग को चाहिए वक्त। अगर आप एक गलती करके खेल से बाहर हो गए तो वक्त आपके लिए काम नहीं कर पाएगा। अगर आप जानते हैं, हम जब भी अमीर शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक तस्वीर बनती है, बड़ी कारें, महंगे कपड़े, आलीशान घर। बिल्कुल। लेकिन ये सोर्सेस कहते हैं कि ये सब अमीरी नहीं है, ये तो बस खर्च है। सही बात। असली दौलत तो वो है जो दिखती ही नहीं। ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। जब आप किसी को $100,000 की कार चलाते देखते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि वाह, ये आदमी कितना अमीर है। सच तो ये है कि अब वो आदमी $100,000 से गरीब हो गया है। बिल्कुल। असली दौलत वो है जो आप नहीं देखते। दौलत वो महंगी कार है जो नहीं खरीदी गई, वो हीरे हैं जो नहीं खरीदे गए। दौलत बैंक अकाउंट्स में, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज में छिपी होती है। तो इसका मतलब जब कोई कहता है कि मुझे करोड़पति बनना है, तो असल में उसके दिमाग में ये होता है कि मुझे 1 करोड़ रुपए खर्च करने हैं। हाँ,
जो कि करोड़पति होने का ठीक उल्टा है। बिल्कुल उल्टा। असली दौलत छिपी हुई होती है। ये वो आमदनी है जिसे खर्च नहीं किया गया। इसका मकसद दूसरों को इम्प्रेस करना नहीं है, इसका असली मकसद आपको आजादी देना है। और यहीं पर हम शायद इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। अगर दौलत महंगी चीजों में नहीं है तो फिर इसका फायदा क्या है? इसका असली पॉइंट क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा है आजादी, फ्रीडम, अपने वक्त पर पूरा कंट्रोल होना। सुबह उठकर ये कह पाना कि आज मैं वो करूंगा जो मेरा मन करेगा। बिल्कुल, यही दौलत का सबसे ऊंचा रूप है। कोई बॉस नहीं, कोई डेडलाइन नहीं, आप जो चाहें, जब चाहें, जिसके साथ चाहें कर सकते हैं। ये उस लग्जरी से बहुत अलग है जिसके बारे में हम आम तौर पर सोचते हैं। हाँ, हम लग्जरी को महंगी घड़ियों और 5 स्टार होटल से जोड़ते हैं, लेकिन असली लग्जरी तो अपने कैलेंडर पर कंट्रोल होना है। एक एंटरप्रेन्योर हैं, डेरेक सिवर्स, उनकी कहानी बहुत अच्छी है। हाँ, जब वो 22 साल के थे तो उन्होंने 2 साल तक मिनिमम वेज पर काम करके सिर्फ $12,000 बचाए। सिर्फ $12,000? हाँ, उन पैसों ने उन्हें इतनी सिक्योरिटी दे दी कि वो अपनी नौकरी छोड़कर एक फुल टाइम म्यूजिशियन बन सकें। अच्छा। बाद में उन्होंने अपनी कंपनी बेचकर लाखों कमाए। लेकिन वो कहते हैं कि उनकी जिंदगी में असली बदलाव 22 साल की उम्र में आया था। उस $12,000 ने उन्हें वो दिया जो लाखों डॉलर भी नहीं दे सकते थे, अपनी जिंदगी का कंट्रोल। ये कमाल की बात है। मतलब दौलत का असली मकसद सामान खरीदना नहीं बल्कि अपना समय खरीदना है। बिल्कुल, अपने पैसे का इस्तेमाल समय और विकल्प खरीदने के लिए करना। ये एक ऐसा लाइफस्टाइल बेनिफिट देता है जिसका मुकाबला कोई भी महंगी चीज नहीं कर सकती। कम पैसों में खुश रहना सीखना आपकी कमाई और आपकी ख्वाहिशों के बीच एक गैप पैदा करता है। और इसी गैप में आजादी रहती है। यही पैसे का सबसे बड़ा डिविडेंड है। तो आज की इस सारी बातचीत से क्या समझ आता है? पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। नहीं, ये भावनाओं, ईगो, डर और सपनों की कहानी है। रोनाल्ड रीड का धैर्य हो, जेसी लिवरमूर का ओवर कॉन्फिडेंस या रजत गुप्ता की कभी न खत्म होने वाली भूख, ये सब कहानियां हमें दिखाती हैं कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता कितना पर्सनल और कॉम्प्लिकेटेड है। और शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि अपने पैसे को इस तरह मैनेज करें कि आप रात को चैन की नींद सो सके। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सबसे ज्यादा रिटर्न कमाने हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी खोजें जो आपके लिए, आपकी पर्सनैलिटी के लिए काम करे और आपको फाइनेंशियल डिजास्टर से बचाए। क्योंकि अंत में पैसा स्वतंत्रता, समय पर नियंत्रण और अपनी शर्तों पर जीवन जीने के बारे में है। बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक आखिरी ख्याल छोड़ जाते हैं। हम सब भविष्य के लिए प्लान बनाते हैं। हाँ, हम सोचते हैं कि 10 साल बाद हम क्या चाहेंगे, कैसे होंगे। लेकिन क्या हो अगर हम इस बात को मान लें कि हम बदलेंगे? आज जो लक्ष्य हमें सही लग रहा है, हो सकता है 10 साल बाद वो हमें बेमानी लगे। सही बात। तो सवाल ये है कि हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग में आज की ज़रूरतों और उस अनजान भविष्य के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए जिसमें हम एक अलग इंसान हो सकते हैं।